चलिए आज के इस विश्लेषण में हमारे श्रोता के भेजे हुए नोट्स को खंगालते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि भारतीय राजनीति और भूगोल की कुछ बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी बातों को जल्दी से समझने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। ये नोट्स एक क्विक रेफरेंस गाइड जैसे हैं, जिसमें सवाल जवाब के जरिए मुश्किल टॉपिक्स को कवर किया गया है। तो हमारा काम है कि हम एक एक करके इन सवालों को उठाएंगे और देखेंगे कि जवाब के पीछे की कहानी क्या है। हाँ, मकसद सिर्फ जवाब रटना नहीं, बल्कि इन सवालों के सहारे विषयों की एक गहरी समझ बनाना है। बिल्कुल, तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। पहला सवाल समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़ा है। जी। नोट्स में लिखा है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। जी। लेकिन इसमें एक और बात भी है क्या? कि अगर राज्य के कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाए तो वो भी लागू हो सकता है। ये दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती हैं? हाँ, और यही तो हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची का मामला है, जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अच्छा। इसे समझने के लिए 3 सूचियों को जानना जरूरी है। पहली है संघ सूची, मतलब यूनियन लिस्ट, जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। जैसे देश की रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, ऐसे करीब 100 विषय हैं जिन पर पूरे देश में एक ही कानून होना जरूरी है। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरी है राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस हो गई, खेती बाड़ी, साफ सफाई, ऐसे करीब 61 विषय हैं जिन पर राज्य कानून बनाते हैं। हाँ, क्योंकि ये ज्यादातर स्थानीय मामले हैं। और फिर आती है तीसरी समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिस पर यह सवाल है। इसमें शिक्षा, जंगल, शादी, इस तरह के विषय हैं। बिल्कुल। इसमें 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का हक है। और यहीं से, जैसा आपने कहा, टकराव की गुंजाइश बनती है। तो इसका हल क्या है? देखिए, सामान्य नियम तो यही है कि अगर एक ही विषय पर दोनों के कानूनों में मतभेद हो तो केंद्र का कानून ही लागू होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प लेकिन है। अगर कोई राज्य सरकार एक कानून बनाती है जो केंद्र के कानून से अलग है और उस कानून को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है और वो सहमति मिल जाती है, तो उस राज्य में राज्य का कानून ही लागू होगा। एग्जैक्टम। उस खास राज्य में राज्य का कानून ही लागू होगा, केंद्र का नहीं। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। क्या असल में कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसे कुछ उदाहरण हैं, खासकर व्यापार और वाणिज्य से जुड़े कानूनों में। ये मतलब राज्यों को थोड़ी स्वायत्तता देने का एक तरीका है। हमारे संघीय ढांचे के संतुलन को दिखाता है। बिल्कुल। तो ये शक्तियों का बंटवारा सरकार को एक ढांचा देता है। हाँ। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो संविधान सीधे नागरिकों को देता है। मौलिक अधिकार? हाँ, अगला सवाल मौलिक अधिकारों के सही क्रम के बारे में है। दिए गए अधिकार हैं समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नोट्स के हिसाब से सही क्रम यही है। इस क्रम का कोई खास महत्व है? बहुत गहरा महत्व है। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये हमारे लोकतंत्र की नींव है। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक तार्किक क्रम में रखे गए हैं। तार्किक क्रम कैसे? देखिए, सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अच्छा। क्योंकि लोकतंत्र की पहली शर्त यही है कि कानून की नजर में सब बराबर हों। सही है। जब बराबरी मिल गई तब आती है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। बोलने की, घूमने की, कोई भी व्यापार करने की आजादी। यानी पहले बराबरी, फिर आजादी। इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई ताकतवर किसी कमजोर का शोषण न कर पाए। इसलिए आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। बिल्कुल। और इन सब के बाद धर्म की स्वतंत्रता, और फिर सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिर में जो शायद सबसे जरूरी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। आत्मा और हृदय, ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि सोचिए, अगर आपके बाकी सारे अधिकार छीन लिए जाएं, तो ये वो अधिकार हैं जो आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। और ये कहने की ताकत देता है कि मेरे अधिकार वापस दिलाओ। बिल्कुल। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखे रह जाते। इन अधिकारों की लिस्ट में एक चीज जो अब नहीं है वो है संपत्ति का अधिकार। वो भी तो कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था। हाँ, बिल्कुल। पहले अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। और अब ये अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। सही कहा। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव था। हम केंद्र और राज्य की शक्तियों के संतुलन की बात कर रहे थे।
एक और सवाल है जो केंद्र की असाधारण शक्ति को दिखाता है, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356। हाँ, नोट्स में एक कथन सही बताया गया है कि राज्यपाल की सिफारिश पर बहुमत वाली सरकार को भी बर्खास्त किया जा सकता है। ये सुनने में तो बहुत बड़ी शक्ति लगती है भी? ये एक बहुत शक्तिशाली और विवादास्पद प्रावधान है। विवादास्पद क्यों? ये तब लगाया जाता है जब राज्यपाल को लगता है कि राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, जिसे संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं। और इसके लागू होते ही चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। और विधानसभा का क्या होता है? क्या वो भी भंग हो जाती है? विधानसभा को या तो निलंबित कर सकते हैं, मतलब उसे एक तरह से कोमा में डाल दिया जाता है, या फिर उसे पूरी तरह भंग भी किया जा सकता है। और सारा शासन केंद्र के हाथ में चला जाता है। हाँ, राज्य का पूरा शासन राष्ट्रपति के नाम पर केंद्र सरकार चलाने लगती है और राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। लेकिन इस पर कोई रोक तो होगी? ऐसा तो नहीं कि इसे हमेशा के लिए लगा दिया जाए? नहीं, इसकी अधिकतम सीमा 3 साल है। लेकिन यहाँ असली मुद्दा इसके इस्तेमाल का रहा है। मतलब इसके राजनीतिक दुरुपयोग का खतरा। बिल्कुल, इसीलिए ये संविधान के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक है। केंद्र का ये असाधारण नियंत्रण मुझे अगले सवाल पर ले आता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय यानी क्वाजी फेडरल क्यों कहा जाता है? इसका कारण बताया गया है केंद्र सरकार की प्रबल शक्तियां। इसका असल में क्या मतलब है? देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है एकात्मक यानी यूनिटरी, जहां सारी ताकत केंद्र के पास होती है, जैसे ब्रिटेन या चीन में। ठीक है। दूसरी होती है संघीय फेडरल, जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का साफ बंटवारा होता है, जैसे अमेरिका में। वहां तो हर राज्य का अपना अलग संविधान तक होता है। और भारत इन दोनों के बीच में कहीं है? एकदम। इसीलिए संविधान विशेषज्ञ केसी वेयर ने इसे अर्धसंघीय कहा था। हमारा ढांचा तो संघीय है, पर आत्मा एकात्मक है। मतलब हमने कनाडा की तरह मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था अपनाई है। बिल्कुल। शक्तियां बटी तो हैं, लेकिन पड़ला हमेशा केंद्र की तरफ झुका रहता है। इसका कोई उदाहरण? जैसे राज्यपाल की नियुक्ति, वो तो केंद्र ही करता है। हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति एक बहुत बड़ा उदाहरण है। या फिर आपातकालीन शक्तियां, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IPS। अच्छा। और अवशिष्ट शक्तियां यानी वो विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार भी सिर्फ केंद्र को है। ये सब मिलकर भारत को एक अर्धसंघीय देश बनाते हैं। तो अम्मी, सरकार के ढांचे और शक्तियों की बात कर ली, पर सरकार का दर्शन क्या होना चाहिए? मतलब नीतियां बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शायद अगला सवाल इसी से जुड़ा है। DPSP? हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP की अवधारणा किस देश से ली गई है? जवाब है आयरलैंड। ये सिद्धांत आखिर है क्या? अगर मौलिक अधिकार सरकार पर रोक लगाते हैं कि वो क्या नहीं कर सकती, तो DPSP सरकार को दिशा दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, एक तरह से गाइडलाइंस। हाँ, ये संविधान के भाग 4 में है और इनका लक्ष्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। मतलब एक ऐसा राज्य जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करे, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों का गठन, पर्यावरण की रक्षा। ये सब इन्हीं सिद्धांतों से निकले विचार हैं। लेकिन अगर सरकार इन निर्देशों का पालन न करे तो क्या हम मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, और यही सबसे बड़ा फर्क है। DPSP जो है वो गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिसेबल। मतलब इन्हें लागू करवाने के लिए आप अदालत नहीं जा सकते। ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कानूनी बाध्यता नहीं। पर कोई सरकार इनकी अनदेखी भी तो नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे हर 5 साल में जनता के बीच वापस जाना होता है। हमने संविधान में शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच का ये जो नाजुक संतुलन है वो देखा। कितना दिलचस्प है कि प्रकृति के भी अपने नियम और संतुलन है। हाँ, जो लाखों सालों में बनते हैं। चलिए अब नोट्स के भूगोल वाले हिस्से पर चलते हैं। संविधान के नियमों से प्रकृति के नियमों तक। अच्छा कनेक्शन है। यहाँ एक शब्द है कास्ट स्थलाकृति यानी कास्ट टोपोग्राफी। ये किससे जुड़ी है? जवाब है चूना पत्थर वाले इलाकों में भूजल की क्रिया से। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में ये क्या है? ये कुदरत की एक बहुत ही अनोखी कलाकारी है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। अच्छा। बस यहाँ पानी चूना पत्थर या डोलोमाइट जैसी चट्टानों को हजारों लाखों सालों तक धीरे धीरे घोलता रहता है। तो जब बारिश का पानी जमीन के नीचे इन चट्टानों से होकर गुजरता है तो वो उन्हें घोलकर अपने साथ बहा ले जाता है। और इससे क्या होता है? इससे 2 तरह की चीजें बनती हैं।
एक, जब चट्टान घुल जाती है तो जमीन धंस जाती है और बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें सिंक होल कहते हैं, या फिर जमीन के नीचे विशाल गुफाएं बन जाती हैं। और दूसरा? दूसरा, जब वही चूने वाला पानी गुफाओं के अंदर टपकता है तो पानी तो भाप बन जाता है पर चूना जम जाता है। हाँ, मैंने तस्वीरों में देखा है, गुफाओं की छत से वो जो नोकदार आकृतियां लटकती हैं। बिल्कुल, उन्हें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहते हैं। हाँ, ये नाम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है। स्टेलेक्टाइट में टी आता है, यानी ये टॉप यानी छत से नीचे आता है, और स्टेलेग्माइट में जी आता है, मतलब ये ग्राउंड यानी जमीन से ऊपर उठता है। एकदम सही। और जब कभी ये दोनों बढ़ते बढ़ते मिल जाते हैं तो एक पूरा स्तंभ या पिलर बन जाता है। वाह, ये तरीका तो हमेशा याद रहेगा। जमीन के नीचे से अब सीधे अंतरिक्ष में चलते हैं। चलिए। नोट्स में एक ऐसा तथ्य है जिस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सौरमंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह का होता है? जवाब है शुक्र यानी वीनस। ये सच में चौंकाने वाला है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ दिन का मतलब है उस ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय, रोटेशन पीरियड। हाँ, और शुक्र इस मामले में बहुत ही आलसी है। उसे अपनी धुरी पर सिर्फ एक बार घूमने में पृथ्वी के 243 दिन लग जाते हैं। एक मिनट, 243 दिन? मतलब आप कह रही हैं कि शुक्र का एक दिन उसके एक साल से भी बड़ा है? आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? शुक्र ग्रह सूर्य का एक चक्कर करीब 225 पृथ्वी दिनों में पूरा कर लेता है, तो हाँ, वहां का साल उसके दिन से छोटा होता है। ये तो हमारे सौरमंडल की सबसे अजीब बातों में से एक है ना? इसकी तुलना में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर सबसे तेज घूमता है। उसका दिन सिर्फ 9 घंटे 55 मिनट का होता है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं ना? हाँ, क्योंकि आकार और घनत्व में ये पृथ्वी जैसा ही है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि अक्सर सुबह या शाम को आसमान में सबसे ज्यादा चमकता है। बिल्कुल, और अपने घने वायुमंडल की वजह से ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। ठीक है, अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं और भारत के एक खास कोने कर्नाटक में अंतिम सवाल है कि प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जोग फॉल्स किस नदी पर है? इसका जवाब है शरावती नदी। हाँ, जोग जलप्रपात भारत के सबसे शानदार झरनों में से एक है। ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डुबकी वाला मतलब प्लंज झरना है। दूसरा सबसे ऊंचा? तो पहला कौन सा है? यहाँ ये भी जानना दिलचस्प है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल जलप्रपात वो भी कर्नाटक में ही है, पर वो वराही नदी पर है। और कोई मशहूर झरने हैं जिनका जिक्र अक्सर आता है? हाँ, कुछ नाम और भी हैं जो जरूरी हैं, जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना धुआंधार जलप्रपात, जो अपने धुएं जैसे पानी के लिए मशहूर है। सही। फिर झारखंड में सुवर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात, जहां एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बना था। और गोवा वाला दूध सागर? हाँ, गोवा में मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात, जो सच में दूध के सागर जैसा लगता है। और दुनिया में सबसे ऊंचा कौन सा है? वो वेनेजुएला का एंजल फॉल्स है। उसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर है। कल्पना कीजिए। तो ये थी हमारी आज की भूगोल से जुड़ा है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मेल खाता है? विकल्प हैं शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, दिहांग दिबांग मेघालय, पचमढ़ी गुजरात या डिब्रू सैखोवा मणिपुर। तो इसका सही जवाब है ए, शेषाचलम पहाड़ियां आंध्र प्रदेश। अच्छा, तो बाकी के विकल्प गलत क्यों हैं? मतलब यहीं से असली बात शुरू होती है। हाँ, यहीं पर ही असली जानकारी छिपी है। देखिए, दिहांग दिबांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, मेघालय में नहीं। ओहो। और पचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, गुजरात में नहीं। और डिब्रू सैखोवा? डिब्रू सैखोवा असम में है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जिनमें से 12 तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का हिस्सा है। अच्छा जी। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। अगला सवाल ये खगोल विज्ञान का है। सूर्य जैसे तारे के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? और यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक क्रम चुनना है। तो सही उत्तर है सी, मुख्य अनुक्रम, फिर लाल दानव
और फिर श्वेत बौना। हाँ, ये समझना जरूरी है कि किसी भी तारे का जीवन चक्र उसके द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। सूर्य एक औसत तारा है। इसका जीवन स्टेलर नेबुला से शुरू होता है, फिर ये एक मुख्य अनुक्रम तारा बनता है जो वो अभी है। इसके बाद यह एक लाल दानव यानी रेड जायंट में फैलेगा और अंत में एक श्वेत बौना, एक व्हाइट ड्वार्फ के रूप में खत्म हो जाएगा। तो मतलब जो विकल्प सी है वो इस प्रक्रिया का सबसे सही हिस्सा दिखाता है। बिल्कुल। और अगर तारा बहुत बड़ा हो तो मतलब सूरज से भी कई गुना बड़ा? बहुत अच्छा सवाल। विशाल तारे का चक्र अलग होता है। वो रेड सुपर जायंट बनता है, फिर एक सुपरनोवा के रूप में एक जबरदस्त विस्फोट होता है और अंत में या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर एक ब्लैक होल। कमाल है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि तारे अपने केंद्र में होने वाले नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से चमकते हैं। अब एक बुनियादी विज्ञान का सवाल। समुद्र तल पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इसका जवाब है सी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक वो तापमान है जिस पर किसी तरल का वाष्प दबाव उसके ऊपर के वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ ऊंचाई का बहुत बड़ा असर पड़ता होगा फिर? बहुत बड़ा। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दबाव कम होता है और क्वथनांक भी घट जाता है। मतलब पहाड़ों पर पानी जल्दी उबल जाता है? बिल्कुल। जैसे माउंट एवरेस्ट पर पानी लगभग 69.9 डिग्री सेल्सियस या कह लीजिए 158 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही उबलने लगता है। अरे, तब तो वहाँ दाल पकाना बहुत मुश्किल होता होगा। नामुमकिन के बराबर। और अगर हम समुद्र तल से नीचे जाएं तो जैसे मृत सागर में? एकदम सही पकड़ा। बहुत अच्छा सवाल है। समुद्र तल से नीचे जैसे मृत सागर में दबाव ज्यादा होता है, इसलिए पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है जो लगभग 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। वाह, चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी हीटर का तापन तत्व मतलब जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो उच्च प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, तो इसके काम के लिए सबसे जरूरी गुण कौन सा है? सही जवाब है डी, उच्च प्रतिरोधकता यानी हाई रेजिस्टिविटी। हाँ, यहाँ पे जूल का तापन नियम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग काम करता है, जिसके अनुसार उत्पन्न ऊष्मा जो है वो प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होती है। मतलब जितना ज्यादा प्रतिरोध उतनी ज्यादा गर्मी। अच्छा, इसीलिए नाइक्रोम जैसे पदार्थों का उपयोग होता है। जी। और उच्च गलनांक क्यों जरूरी है? ताकि वो इतनी ज्यादा गर्मी में पिघले नहीं। अगर गलनांक कम होगा तो हीटर चलाते ही वो पिघल जाएगा। उसे ऑक्सीकरण से भी मुक्त होना चाहिए ताकि हवा में खराब ना हो। तो ये फ्यूज तार का ठीक उल्टा हुआ। बिल्कुल, फ्यूज तार में कम गलनांक होता है ताकि वो जल्दी पिघलकर सर्किट को बचा सके। अब थोड़ा अर्थशास्त्र और भू राजनीति की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, इसमें भारत की भागीदारी के पीछे प्राथमिक मिशन क्या है? इसका सही जवाब है सी, मल्टी मॉडल मार्गों के माध्यम से यूरेशिया के साथ संपर्क में सुधार करना। INSTC का मुख्य उद्देश्य भारत का रूस, मध्य एशिया और यूरोप के साथ व्यापार बढ़ाना है। ये कोई एक सड़क या रेल लाइन नहीं है, ये समुद्र, रेल और सड़क मार्गों का एक मिलाजुला नेटवर्क है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में सफर के समय को 40 से 60% तक कम करता है। अरे वाह! और लागत को भी लगभग 30% तक घटाता है। ये मार्ग भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह के रास्ते रूस से जोड़ता है। अब अर्थशास्त्र का एक और बुनियादी सवाल। एक द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मतलब जिसमें सिर्फ परिवार और फर्में हैं, अगर परिवार अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाते हैं तो क्या होता है? इसका जवाब है ए, चक्रीय प्रवाह में एक रिसाव, एक लीकेज बन जाता है। इसे ऐसे समझिए, परिवार फर्मों को श्रम देते हैं और आय कमाते हैं। वे इस आय को वस्तुओं पर खर्च करते हैं और पैसा वापस फर्मों के पास चला जाता है। ये एक चक्र है। ठीक है। जब परिवार पैसे बचाते हैं तो वो पैसा तुरंत खर्च नहीं होता और इस चक्र से कह सकते हैं कि बाहर निकल जाता है। इसी को रिसाव कहते हैं। तो बचत के अलावा और क्या रिसाव हो सकता है? कर यानी टैक्स और आयात यानी इंपोर्ट, ये भी रिसाव के उदाहरण हैं। ये सवाल भारत की आर्थिक योजना से जुड़ा है। इसमें दो कथन हैं। पहला, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का उद्देश्य।
10वीं पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। और दूसरा, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सही विकल्प क्या है? इसमें सही विकल्प है ए, कथन I गलत है लेकिन कथन 2 सही है। अच्छा, तो कथन I में क्या गलती है? सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास का जो लक्ष्य था वो 9वीं पंचवर्षीय योजना का था, जो 1997 से 2002 तक थी। 10वीं योजना का उद्देश्य निवेश में वृद्धि पर ज्यादा केंद्रित था। और कथन 2 सही है? जी, कथन 2 बिल्कुल सही है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक वो हेरोड डोमर मॉडल पर ही आधारित थी और उसका मुख्य ध्यान कृषि पर था। और दूसरी योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर थी, जिसमें उद्योगों पर जोर दिया गया था। बिल्कुल सही, जिसमें भारी औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। चलिए, हमारा आखिरी सवाल FRBM एक्ट यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर है सी, सरकारी उधारी कम करना। FRBM एक्ट 2003 में लाया गया था। उस समय भारत का राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो बहुत ज्यादा था। मतलब सरकार का खर्च आमदनी से बहुत ज्यादा था? जी, और इससे सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा था। तो इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकार के लिए एक तरह का राजकोषीय अनुशासन लाना था। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? आज हमने तारों के जन्म से लेकर देश की आर्थिक नीतियों तक की यात्रा की और हर सवाल में ये देखा कि सिर्फ तथ्य याद रखना काफी नहीं है, उसके पीछे के सिद्धांत को समझना जरूरी है। भारत की GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा योगदान किस सेक्टर का है? ऑप्शंस है कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं या माइनिंग। देखिए, इसका सीधा जवाब है सेवाएं यानी सर्विसेज सेक्टर। आज भारत की GDP में इसका हिस्सा लगभग 54% है। 54%? ये तो आधे से भी ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, कह सकते हैं। पर मुझे हमेशा से लगता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हमेशा से ऐसा नहीं था। आज़ादी के समय, बल्कि उसके काफी बाद तक, एग्रीकल्चर ही हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा था। ये जो बदलाव है ना, जिसे हम स्ट्रक्चरल शिफ्ट कहते हैं, ये असल में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद बहुत तेजी से आया। अच्छा, लिबरलाइजेशन के बाद? बिल्कुल। खासकर IT और टेलीकम्युनिकेशन बूम ने सर्विसेज सेक्टर को एक तरह से रॉकेट की तरह आगे बढ़ाया। सही बात है। पर क्या इसकी कोई चुनौती भी है? मेरा मतलब है, क्या सर्विसेज सेक्टर उतने जॉब्स पैदा कर सकता है जितने एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग में होते थे? यही आज की सबसे बड़ी इकोनॉमिक डिबेट है। सर्विसेज सेक्टर हाई स्किल जॉब्स तो बनाता है, लेकिन भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिए उतने लो स्किल जॉब्स नहीं बना पाता। अच्छा। इसीलिए आज भी मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर इतना जोर है। तो हाँ, सर्विसेज सेक्टर इंजन तो है, लेकिन सबको साथ लेकर चलने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। ये तो कमाल का पर्सपेक्टिव है। मतलब एक सिंपल से फैक्ट के पीछे पूरी इकोनॉमिक हिस्ट्री और फ्यूचर के चैलेंजेस छिपे हैं। चलिए, इकोनॉमी के नंबर्स से निकलकर अब कल्चर और आर्ट की दुनिया में चलते हैं। अगला सवाल मंदिर वास्तुकला यानी टेम्पल आर्किटेक्चर से है। वेसर शैली, ये किन दो शैलियों का कॉम्बिनेशन है? वेसर शैली जो है वो नागर और द्रविड़ शैलियों का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। इसे समझने के लिए पहले इन दोनों को जानना जरूरी है। नागर शैली वो उत्तर भारत में विकसित हुई, जैसे हम वाराणसी या खजुराहो के मंदिरों में देखते हैं। बिल्कुल। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसका घुमावदार शिखर, जिसके ऊपर एक गोल आमलक रखा होता है। ओके। और वहीं दूसरी तरफ है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत की है। उसमें एक पिरामिड के आकार का टावर होता है जिसे विमान कहते हैं। अच्छा, जैसे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। बिल्कुल सही। अब वेसर शैली ने क्या किया, उसने इन दोनों से एलिमेंट्स उधार लिए। उसने नागर शैली का घुमावदार शिखर लिया और द्रविड़ शैली का जो मंजिलों वाला स्ट्रक्चर है वो लिया, और दोनों को मिलाकर एक बिल्कुल यूनिक स्टाइल बनाया। तो ये लिटरली एक नॉर्थ मीट्स साउथ सिचुएशन है, लेकिन पत्थरों में। ये भारत में कहाँ देखने को मिलती है? ये शैली मुख्य रूप से दक्कन के पठार में, मतलब आज के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फली फूली, और इसे सबसे ज्यादा संरक्षण चालुक्य शासकों ने दिया। क्या बात है। अब अगला सवाल इतिहास से है और इसमें एक ट्विस्ट है। सवाल है, रायचूर के युद्ध में
विजयनगर के कृष्णदेवराय को हराने वाला शासक कौन था, लेकिन हमारे सोर्सेस कहते हैं कि इस सवाल में ही एक तथ्यात्मक गलती है। जी हाँ, और ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार हमें फैक्ट्स गलत तरीके से पेश किए जाते हैं। सवाल के हिसाब से तो जवाब बीजापुर के आदिल शाह होना चाहिए, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। मतलब ये कि 1520 में जो रायचूर का युद्ध हुआ, उसमें विजयनगर के महान राजा कृष्णदेवराय हारे नहीं थे। अरे वाह! बल्कि उन्होंने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को बहुत बुरी तरह हराया था। तो ये जीत थी, हार नहीं। बिल्कुल। रायचूर का किला कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, और इस जीत ने दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय के दबदबे पर मोहर लगा दी थी। तो फिर ये गलती इतनी कॉमन क्यों है? और कृष्णदेवराय क्या सिर्फ एक योद्धा ही थे? गलतियां कई बार दोहराए जाने से सच लगने लगती हैं। और नहीं, कृष्णदेवराय सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक महान विद्वान और कला के संरक्षक भी थे। उन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता था। अच्छा। उन्होंने तेलुगु में आमुक्तमाल्य जैसा महाकाव्य लिखा। तो यहाँ सही जानकारी ये है कि युद्ध कृष्णदेवराय ने जीता था, और ये जानना उनके कद को सही मायनों में समझने के लिए बहुत जरूरी है। इतिहास को सही ढंग से समझना वाकई कितना जरूरी है। चलिए दक्षिण भारत के एक और महान साम्राज्य की बात करते हैं। किस चोल शासक को दक्षिण पूर्व एशिया में, खासतौर पर श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक बड़े नेवल एक्सपेडिशन का श्रेय दिया जाता है? इसका श्रेय जाता है राजेंद्र प्रथम को। वो अपने पिता राजा प्रथम से भी ज्यादा एम्बिशियस शासक थे। उनकी सेना ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में भी अपना लोहा मनवाया। जब हम भारतीय साम्राज्यों के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर जमीनी सेनाओं की तस्वीर दिमाग में आती है। उस जमाने में साउथ ईस्ट एशिया तक एक नेवल एक्सपेडिशन, ये तो किसी मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन जैसा लगता है। बिल्कुल। चोल साम्राज्य की ताकत का एक बड़ा राज था मैरीटाइम ट्रेड पर उनका कंट्रोल। जो श्री विजय साम्राज्य था, आज के इंडोनेशिया और मलेशिया का हिस्सा, वो इन ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। राजेंद्र प्रथम ने इसे एक चैलेंज के रूप में देखा और अपनी शक्तिशाली नौसेना के साथ श्री विजय और कदारम पर हमला कर दिया और उन्हें हराया। वाह! मतलब भारत का इन्फ्लुएंस सिर्फ उसकी सीमाओं तक ही नहीं बल्कि समंदर पार तक फैला हुआ था। अब एक ऐसे दौर की बात करते हैं जब इन्फ्लुएंस भारत के बाहर से अंदर आया। उस मुगल सम्राट का नाम बताइए जो फारसी कला और साहित्य को भारत में लाने के लिए जाना जाता है। यहाँ जवाब है हुमायूं। और इसके पीछे की कहानी हार, निर्वासन और वापसी की है। अच्छा। जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों में हराया तो उन्हें अपनी जान बचाकर भारत से भागना पड़ा। उन्होंने फारस यानी पर्शिया के शाह के दरबार में शरण ली। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि भारत की सबसे आइकॉनिक आर्ट फॉर्म्स में से एक मुगल कला की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि एक बादशाह जंग हार गया था? ये तो बड़ी विडंबना है। बिल्कुल, यही तो इतिहास का सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हुमायूं कई सालों बाद भारत वापस लौटे और अपना सिंहासन दोबारा हासिल किया तो वे अकेले नहीं आए। वे अपने साथ कई बेहतरीन फारसी कलाकारों, कवियों और वास्तुकारों को भी लाए। अच्छा। इसी वजह से शुरुआती मुगल पेंटिंग्स और आर्किटेक्चर पर गहरा फारसी प्रभाव दिखाई देता है। दिल्ली में बना हुमायूं का मकबरा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक हार ने भारत में एक सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दिया। चलिए अब विजुअल आर्ट से परफॉर्मेंस आर्ट्स की तरफ चलते हैं। ओडिशी, जो एक क्लासिकल डांस है, उसकी उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी उत्पत्ति ओडिशा में हुई है। ये भारत की सबसे पुरानी नृत्य शैलियों में से एक है। इसके सबूत हमें कोणार्क के सूर्य मंदिर और उदयगिरी की गुफाओं में खुदी मूर्तियों में भी मिलते हैं। अच्छा। इसकी सबसे खास पहचान है त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग? हाँ, जिसमें शरीर 3 जगहों से, गर्दन, कमर और घुटने से मुड़ा होता है, जो इसे एक बहुत ही यूनिक ग्रेस देता है। मैंने भारतीय नृत्य के नवरस या 9 भावों के बारे में सुना है। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। क्या आप कोई उदाहरण दे सकती हैं कि ये एक परफॉर्मेंस में असल में कैसे काम करता है? जरूर। मान लीजिए कलाकार श्रृंगार रस यानी प्रेम को दर्शा रही है जी। तो सिर्फ उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं होगी, बल्कि उसकी आंखों की हरकत, उसकी उंगलियों का इशारा और उसके पूरे शरीर की भाषा वो प्रेम की कहानी कहेगी। समझ गया। वहीं अगर उसे रौद्र रस यानी क्रोध दिखाना है तो उसकी चाल में एक भारीपन आ जाएगा, उसकी भौहें तन जाएंगी और हर मुद्रा में एक तनाव होगा।
तो ये सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं है, ये शरीर के माध्यम से भावनाओं की कविता है। ये तो अद्भुत है। अगला सवाल भी नृत्य से ही जुड़ा है। उस नृत्य शैली का नाम बताइए जो अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है। ये है सत्रिया नृत्य, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी कहानी 15वीं शताब्दी में महान संत और समाज सुधारक शंकरदेव के साथ शुरू होती है। उन्होंने वैष्णव धर्म के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे एक माध्यम बनाया। इसका नाम सत्रिया क्यों पड़ा? और हमारे सोर्सेज बताते हैं कि इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा काफी बाद में, साल 2000 में मिला। इतना समय क्यों लग गया? बहुत अच्छा सवाल है। इसका नाम सत्रों से आया है, जो असम के वैष्णव मठ है। सदियों तक ये नृत्य शैली इन मठों की चारदीवारी के अंदर ही प्रैक्टिस की जाती थी। अच्छा, तो ये बाहर की दुनिया से कटी हुई थी? बिल्कुल, और मुख्य रूप से पुरुष भिक्षु ही इसे करते थे। 20वीं सदी में इसे मठों से बाहर लाकर मंच पर प्रस्तुत करने के प्रयास शुरू हुए और फिर लंबी प्रक्रिया के बाद संगीत नाटक अकेडमी ने 2000 में इसे भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी। ये तो एक तरह से एक छिपे हुए खजाने के मिलने जैसी कहानी है। चलिए नॉर्थ ईस्ट की सांस्कृतिक समृद्धि में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी सवाल नागालैंड से है। नागालैंड की आदिवासी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? ये है विश्व प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ये हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। त्योहारों का त्योहार, ये नाम तो बहुत बड़ा है। तो क्या ये सिर्फ एक बड़ी सी पार्टी है या इसका कोई गहरा मकसद भी है? ये एक बहुत बड़ी पार्टी तो है, लेकिन इसका मकसद उससे कहीं ज्यादा गहरा है। नागालैंड में 16 से ज्यादा प्रमुख जनजातियां हैं। सबकी अपनी अलग अलग भाषा, पहनावा और परंपराएं हैं। हॉर्नबिल महोत्सव इन सभी जनजातियों को एक मंच पर लाता है। ये सिर्फ नाच गाना नहीं है, ये अपनी पहचान को सेलिब्रेट करने, अगली पीढ़ी को अपनी विरासत सौंपने और दुनिया को अपनी रिच कल्चर दिखाने का एक जरिया है। ये एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। तो आज हमने भारत की जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर के दबदबे से लेकर वैसर शैली के आर्किटेक्चरल फ्यूजन तक, इतिहास की एक भूली बिसरी सच्चाई, चोल साम्राज्य की समुद्री ताकत, एक हार से जन्मी मुगल कला और भारत के अलग अलग कोनों की जीवंत नृत्य और त्योहारों की परंपराओं तक का सफर तय किया। ये सच में कमाल है। आज की हमारी पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि कुछ भी अलग थलग नहीं है। एक आर्थिक बदलाव समाज को बदलता है, एक युद्ध कला को नई दिशा देता है और एक आध्यात्मिक आंदोलन एक नृत्य को जन्म देता है जो सदियों तक जीवित रहता है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। आज की इस चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि हमारे चारों ओर, हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके पीछे ऐसी ही गहरी और अनकही कहानियां छिपी हैं, जिन्हें हम बस देखने से चूक रहे हैं। अगली बार तक सोचते रहिए।